हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 12th इंटरमीडिएट का इंग्लिश ग्रामर कवर कराया जाता है। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर बन चुके हैं, तो अगर आप वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको पूरा सेशन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से एक एक करके वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं शुरू से तो ये आपका एडजेक्टिव का 3rd लेक्चर रहेगा, जिसमें हम एडजेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो बाकी रह गया वो कवर करेंगे। तो ऑलरेडी एडजेक्टिव, उसके टाइप्स, फिर डिग्रीज, ये सारे हम लोग कवर कर चुके हैं और 10 इंपॉर्टेंट रूल भी पढ़े हैं। तो आगे 11 नंबर से हम लोग रूल पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं 11th नंबर रूल क्या रहने वाला है। तो अगर बात करें 11th नंबर रूल की, तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर एक ही नाउन या प्रनाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो और दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए। मान लीजिए कि कोई एक ही नाउन या कोई प्रनाउन हो और उसके लिए दो अलग अलग एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा हो, तो दोनों में और दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ा गया हो। तो कंजक्शन आपको बताया था जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, तो वो क्या एक कनेक्टिंग वर्ड होता है जो जोड़ता है सेंटेंस को। ठीक है, तो एक ही कंजक्शन से अगर उसको जोड़ा जाए तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होना चाहिए। तो जो एडजेक्टिव हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे वो सेम डिग्री में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि गांधी जी वाज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर। तो जो गांधी जी थे वो क्या थे? नोबलेस्ट और वाइजेस्ट थे सारे लीडर में। तो जितने भी नेता थे उसमें वो क्या थे? सबसे नोबलेस्ट और वाइजेस्ट यानी कि बुद्धिमान थे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो नोबलेस्ट और वाइजेस्ट है वो दोनों कौन सा डिग्री है? तो सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम इस रूल को यूज करेंगे। आई होप आपको 11th नंबर रूल समझ में आ गया होगा। 12th नंबर रूल की बात करें तो 12th नंबर यहाँ पे दिया गया है कि कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। इसके पश्चात प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं, अगर उसके पहले हम दी लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। तो उसके बाद हमेशा हम लोग कौन सा वर्ब प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, रिच हो गया, पुअर हो गया, नीडी, एजेड, ब्लाइंड, डेड, मीक और वीक, ये सब क्या हो गए? ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके पहले अगर हम द लगाएंगे तो इनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे द रिच हो गया। ठीक है, तो द रिच मतलब क्या होगा कि जो भी मतलब रिच लोग हैं ये प्लूरल का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर द लगा देने पे। द पुअर मतलब क्या हो गया कि जितने भी गरीब लोग हैं उसको क्या बोलेंगे? द पुअर बोलेंगे। इस तरह अब चलते हैं 13th रूल की तरफ, यानी कि 13वां नियम क्या कह रहा है कि सामान्यतः वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं। यानी कि जो भी वर्ब होते हैं उसको मॉडिफाई का काम करता है तो एडवर्ब करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ही वर्क्स ऑनेस्टली, तो यानी कि वो ईमानदारी से काम करता है। यहाँ पे वर्क्स क्या हो गया? वर्ब हो गया, जबकि एडवर्ब क्या है? ऑनेस्टली। तो आप एडवर्ब को पहचानने का एक रूल याद रख सकते हैं कि वर्ड के लास्ट में एलवाई आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एलवाई देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑनेस्टली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो जो एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं? वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स कुछ दिए गए हैं, तो आइए वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि एडजेक्टिव में एलवाई लगाकर एडवर्ब बनाया जाता है। जब भी एडजेक्टिव कोई हो तो उसके लास्ट में हम एलवाई लगा के उससे क्या करेंगे? एडवर्ब बना सकते हैं। कुछ अपवाद हैं जिसे छोड़कर, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि पोलाइट, तो पॉलिटी, तो पॉलिटी को का एडवर्ब पोलाइटली हो जाएगा, बैड का बैडली हो जाएगा, सिंसियर का सिंसियरली हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एडजेक्टिव दिए गए हैं जिसके लास्ट में एलवाई लगा के हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? एडवर्ब बना सकते हैं। लेकिन वर्ब ऑफ सेंसनेशन, कुछ वर्ब ऑफ सेंसनेशन है, जैसे सीम हो गया, लुक हो गया, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड और स्मॉल के बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग करें। तो कुछ ऐसे वर्ब ऑफ सेंसनेशन है जिसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग ना करके एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ही फील्स बैड। देखिए 2 नंबर वाला एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पे वो क्या होगा? बैडली नहीं यूज करेंगे। बैडली यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैड हो जाएगा, यानी कि बैड यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अगर एडवर्ब का यूज करते तो वो गलत हो जाता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एडजेक्टिव है उसको कैसे यूज करना है एडवर्ब के जगह पे, जब वर्ब ऑफ सेंसनेशन का यूज हो, यानी कि सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड। तो जो भी यहाँ पे आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे कि ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ सेंसनेशन के अलावा कुछ ऐसे भी वर्ड है, जैसे बी हो गया, बिकम हो गया, टर्न हो गया, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव को भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे वर्ड है जिसको क्या करते हैं? सिर्फ एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो वेन
ही हर्ड द न्यूज़ ही बिकेम सैड। तो यहाँ पे जो सैड यूज किया जा रहा है वो सैड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडजेक्टिव ही मॉडिफाई कर रहा है इन सब वर्ब को, जो क्या है वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा कुछ ऐसे वर्ब हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो रूल नंबर 14 क्या कर रहा है, देखिए रूल नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि कोई नाउन हाइफनेटेड या कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होते हैं, ये कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकते। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो कि क्या होते हैं कंपाउंड, मतलब कंपाउंड, देखिए क्या होता है हाइफनेटेड मतलब क्या होता है, देखिए जो दो ऐसे हाइफन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं कि नाउन हाइफनेटेड या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होते हैं, तो ये कभी प्लूरल में नहीं हो सकते, तो यानी कि इनका प्लूरल में प्रयोग गलत हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि आई डिलीवर्ड ए 2 आवर लेक्चर, तो यहाँ पे 2 आवर सही होगा, ठीक है। 2 आवर्स अगर ऊपर लगा देते तो वो गलत हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको गलत काटा गया, तो समझ सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा जूम करके एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। देखिए ये वाला, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रुपी के साथ जो हाइफिनेटेड यहाँ पे आपको दिख रहा है नाउन, इसमें हम लोग प्लूरल नहीं लगाएंगे, उसके बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ के साथ अगर एस लगाते तो वो गलत हो जाता, तो समझ गए। अब रूल नंबर 15 क्या कर रहा है, 15 नंबर रूल, कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं तो उनको हम लोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। उनको प्लूरल फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, तो ये चीज़ आपको नोट करने वाला है, इसको आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे में कि लेजर्स आर इनडिस्पेंसिबल टूल फॉर डेलिकेट आई सर्जरी, यानी कि जो लेजर का आप लोग प्रयोग सुने होंगे आई सर्जरी में किया जाता है, तो ये क्या है एक डेलिकेट इनडिस्पेंसिबल टूल है, ठीक है। तो आइज को आई में परिवर्तित कर रहे, तो यहाँ पे जो हम लोग आइज यूज किए हैं इसको आई में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे आई बना लेंगे, एस इसमें से हटा के, ठीक है। और 16 नंबर रूल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 16 नंबर रूल यह कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव अर्थ में कन्फ्यूजिंग होते हैं, अतः उनका प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होते हैं, आप देख के ही कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये क्या है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सावधानीपूर्वक यूज करेंगे जब भी हम पढ़ाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे फार्दर और फर्दर, तो ये दो ऐसे कन्फ्यूजिंग हैं जो देखने में तो सिमिलर लग रहे हैं लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। फार्दर का अर्थ है दूरी में और अधिक, यानी कि कोई चीज़ जो थोड़ा आपसे दूर हो, फार अवे हो, तो उसको क्या बोलेंगे फार्दर यूज करेंगे वहाँ पे। लेकिन फर्दर मतलब कुछ और होता है। जैसे यहाँ पे पहले फार्दर देख लेते हैं कि सी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन, यानी कि वो क्या करती है लेन के फार्दर एंड यानी कि दूर वाले एंड पे वो रहती है। फर्दर का अर्थ है और, ठीक है। और फर्दर की बात करें तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है और में लिया जाता है, ठीक है। जैसे आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, यानी कि अभी तक मतलब उनको किसी को मुझे क्या हुआ कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है, ठीक है। कोई भी और ऑर्डर नहीं मिला है, यानी कि जो ऑर्डर मिलता है किसी चीज़ का काम वाम का तो उसको बोल सकते हैं। सेकंड है लास्ट और लेटेस्ट, ठीक है। लास्ट और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ये सारे कन्फ्यूजिंग है, आपको सेम सेम लगेंगे लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। लास्ट मतलब होता है आखिरी, क्या होता है आखिरी होता है, जबकि लेटेस्ट मतलब होता है नवीनतम। ऐसे ही दिया गया इल्डर और ओल्डर, तो आइए इसको देखते हैं कि इल्डर और ओल्डर में क्या अंतर है। तो ये सब आप लिखते चलेंगे, बस मीनिंग लिख के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। एल्डर या एल्डेस्ट का अर्थ होता है खून के रिश्ते में बड़ा। अगर आपका जो भाई है सगा भाई तो उसके लिए एल्डर का प्रयोग करेंगे, अगर आपका खून का रिश्ता है उसके साथ तो। और ऐसे कोई हो गया जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई आपका फ्रेंड आपसे बड़ा है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ओल्डर का यूज करेंगे, ठीक है। जो उम्र में बस आपसे बड़ा हो तो उसके लिए हम लोग ओल्डर का यूज करेंगे, और खून के रिश्ता में जो बड़ा हो उसके लिए एल्डर का यूज करेंगे। तो ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। और अब देखते हैं नेक्स्ट 4th नंबर क्या दिया गया, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट और नेक्स्ट में क्या अंतर है, तो नियरेस्ट मतलब जो सबसे नज़दीक है, ठीक है। और नेक्स्ट मतलब होता है अगला वाला, ठीक है। क्या होता है अगला वाला। ऐसे ही है लेटर और लेटर। तो देखिए यहाँ पे इसमें डबल टी लग गया जबकि एक में सिर्फ सिंगल टी है। तो इसका अंतर देखिए, सिंगल टी वाला का अर्थ होता है बाद में, जबकि बाद वाला होता है लेटर मतलब, ठीक है, बाद वाला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि आई विल कम यू लेटर, कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लेटर द अपोजिट फॉर, देखिए यहाँ पे लेटर द लेटर पार्ट ऑफ मूवी वाज बोरिंग, यानी कि लेटर मतलब बाद वाला। जैसे कि कोई आप मूवी देख रहे हैं तो उसके जो लास्ट वाला सीन था वो कैसा था, काफ़ी ज़्यादा उबाऊ था, बोरिंग था। तो लेटर का अपोजिट फॉर्मर होता है, यानी कि जो लेटर होता है LATTER, इसका अपोजिट का बात करें तो फॉर्मर हो जाएगा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। रूल नंबर 17 क्या कर रहा है, देखिए ऑल एवं बोथ के बाद
ही पॉजिटिव केस का प्रयोग हो सकता है। अगर आप हम पॉजिटिव केस का यूज कर रहे हैं तो हमेशा ऑल और बोथ के बाद ही करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया कि ऑल माय फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड, यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो माई ऑल नहीं होगा जबकि ऑल माई होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ऑल या फिर बोथ के बाद ही पॉजिटिव केस का यूज होगा। तो यहाँ पे माई क्या है, पॉजिटिव केस है, इसलिए क्या हो गया कि ये ऑल के बाद यूज हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है, 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगर एक वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग हो तो एज डैश एज एवं देन का प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए अगर कोई एक सेंटेंस है, ठीक है, और सेंटेंस में क्या हो रहा है कि एडजेक्टिव के पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव डिग्री दोनों का प्रयोग हो रहा है, जैसे एज और उसका डैश दिया गया, उसके बाद एज है एवं देन दोनों का प्रयोग होगा, तो एज डैश एज एवं सो डैश एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है एवं देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का। जब भी मतलब हम इसके यूज करेंगे एज डैश एज, तो बीच में हम लोग कौन सा डिग्री लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और जब देन का प्रयोग करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ़ नॉट मोर देन हिज ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एज और डैश के बीच में कौन सा डिग्री आया, पॉजिटिव डिग्री आया। तो रूल यही कह रहा है कि जो एज डैश एज आएगा तो बीच में जो डैश के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। 19 नंबर रूल कह रहा है कि अगर हम टाइम्स शब्द को प्रयोग कर ले फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम किसी सेंटेंस में टाइम्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके बाद हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि माई हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बिगर जो होगा कंपैरेटिव डिग्री उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए सेकंड वाला सेंटेंस सही हो जाएगा जबकि फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। अब रूल देखते हैं 20 नंबर क्या कर रहा है। 20 नंबर रूल कर रहा है कि अगर एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर, एज इत्यादि का प्रयोग एक साथ हो तो निम्नलिखित क्रम में होंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सारे चीज़ एक साथ इंक्लूड रहेंगे, जैसे कि किसी चीज़ का साइज हो गया, उसका शेप, एज, कलर, इमोशन, तो नेशनलिटी, मटेरियल, तो इन सब का एक सीक्वेंस होता है जिसे आपको याद रखना होगा। चाहे तो आप इसका ट्रिक बना लीजिए या बस इस चीज़ को याद रखिए, तो इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, द पुलिस अरेस्टेड ए 22-year-old ब्लैक अमेरिकन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है कि साइज आ रहा है, तो साइज का बात इसमें नहीं हुआ है जबकि एज का बात हुआ है। तो पहले एज आएगा, फिर यहाँ पे कलर है तो कलर आ गया, देखिए यहाँ पे एज आया, फिर कलर आया, फिर नेशनलिटी आया। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले साइज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर एज आएगा, फिर कलर, इमोशन, नेशनलिटी, उसके बाद मटेरियल का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है एरर वाले में, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल और दिया गया, द थीफ फ्लैश्ड ए बिग शार्प। तो पहले साइज फिर शेप का बात किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, फिर बाद में कलर और मटेरियल का। नेक्स्ट रूल क्या है 21 नंबर कि 2 कंपैरेटिव एवं 2 सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं और सेंटेंस में चाहें कि 2 कंपैरेटिव और 2 सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ कर ले तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि ही इज़ क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर, उसके ऊपर बनाया गया कि ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट, तो 2 सुपरलेटिव एक साथ आ गया ना, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कभी भी 2 सुपरलेटिव या 2 कंपैरेटिव एक साथ यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही करेंगे। लास्ट रूल क्या कह रहा है 22 नंबर कि जब 2 एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता हो तो उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। मान लीजिए कि 2 एडजेक्टिव हम लोग यूज कर रहे हैं सेंटेंस में, तो दोनों के लिए अगर अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज करना चाहते हैं, आवश्यकता है वहाँ पे, तो हमेशा उपयुक्त प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे दिया गया है कि ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब उपयुक्त प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ऊपर में देखिए क्या दिया गया है, जो सेंटेंस गलत है कि ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीनियर के साथ उपयुक्त किया जाएगा टू होता है, आई और आर के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, और एक्सपीरियंस के साथ देन प्रीपोजिशन लगेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।